कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या विशेष है आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज के लिए मूंग की फसल में किए जाने वाले कार्य। अधिक पैदावार के लिए फूल गोभी की रोपाई विधि। ज्यादा मुनाफे हेतु एप्पल बेर का रोपण और रोपण के बाद बाग की देखरेख। प्रदेश के जिन किसानों ने मूंग की बुआई की है वो 20 से 25 दिन की अवस्था पर होगी और इस समय फसल की बढ़वार को प्रभावित करने वाले खरपतवार तथा कीट व्याधियों को नियंत्रित करना जरूरी है, तभी आप आगे चलकर फसल से अधिक उपज ले सकते हैं। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सतना के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम सुंदर कौशिक। किसान भाइयों ने मूंग की फसल लगाई होगी और मूंग की फसल आपकी अच्छी बढ़वार में होगी। उसको और अच्छा करने के लिए कुछ एक कृषि तकनीकी की दृष्टि से समसामयिक जानकारियां और समसामयिक ज्ञान निश्चित रूप से आपको उस फसल को और बढ़वार पैदा करने में लाभकारी होगा। तो इस दृष्टि से इसमें सबसे अहम बात है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए किसान भाई एक तो यांत्रिक नियंत्रण कर सकते हैं। यांत्रिक नियंत्रण करने के लिए उसमें खुरपी द्वारा या फिर मैनुअल व्हील हो द्वारा या फिर कुल्पा चलाकर भी किसान भाई खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। जहां तक संभव हो यांत्रिक नियंत्रण अपनाना चाहिए, लेकिन चूंकि इस समय श्रमिकों की समस्या है, उस समस्या को देखते हुए किसान भाई रासायनिक दवाओं का उपयोग भी कर सकते हैं। तो जहां तक मूंग की फसल की बात है, जैसे ही आपकी फसल 15 से 20 दिन की होती है उस समय पर हमें दवा का उपयोग कर देना चाहिए। तो उसके लिए एक बहुत ही सुलभ दवा जो कि आसानी से बाजार में उपलब्ध है, जिसको कहते हैं क्विजालिफॉप इथाइल। इस दवा की 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से किसान भाई इस्तेमाल करें तो सारे के सारे खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। अगली बात आती है कि अगर पानी अधिक गिर रहा है तो यह जल के प्रति काफी संवेदनशील फसल होती है। पहले तो हमने कोशिश करनी चाहिए थी कि ढालदार जमीन पे ही हम दलहनी फसल उगाएं, क्योंकि ढालदार जमीन पे अगर आपने फसल उगाई है तो आपको जलमग्न होने की आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए हैं तो उस परिस्थिति में किसान भाई जहां ज्यादा पानी गिर गया है उसमें तुरंत जाके जल निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अगर जल निकास की व्यवस्था करेंगे तो फसल आपकी अच्छी होगी। हम जानते हैं कि जो दलहनी फसल है उसमें ग्रंथियां होती हैं और ग्रंथियों को प्रोत्साहित करने के लिए गंधक की आवश्यकता होती है और बोरोन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह के
आजकल उर्वरक जो कि जल में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील उर्वरक बाजार में उपलब्ध हैं। मैं कुछ एक के नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि NPK 19-19-19, NPK 20-20-20, NPK 18-18-18 या 0-52-34 जो कि सल्फेट ऑफ पोटास के नाम से उपलब्ध है। ऐसे उर्वरक या फिर बेंटोनाइट सल्फर जो कि 52% में उपलब्ध है। संस्तुति के अनुसार अगर NPK की बात करें तो 100 से 150 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दिया जाए तो आपकी फसल की पैदावार अच्छी होती है। तो इस तरह के सूक्ष्म पोषक तत्वों वाले उर्वरकों का उपयोग आवश्यक होता है। अगली जो बात आती है इसमें वो आती है रोग और कीड़ों की। तो इसमें भी देखा गया है कि एक पीली पत्ती पड़ने वाला रोग जिसको हम पीत शिरा रोग बोलते हैं, तो पीत शिरा रोग की काफ़ी समस्या देखी गई है। यह एक विषाणु जनित रोग है। इस विषाणु जनित रोग को फैलाने के लिए एक सफ़ेद मक्खी होती है जो कि जिम्मेदार है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान देना होगा कि शुरुआत की अवस्था में पूरा का पूरा खेत आपका पीला नहीं होता है, इसमें एक पौधा पीला पड़ेगा और जैसे ही आपका एक पौधा पीला पड़ता हुआ दिखाई देता है तुरंत आप इसको उखाड़िए और उखाड़कर इसको दवा देना चाहिए। कभी यहाँ पर उखाड़कर फेंकना नहीं है। यदि उखाड़कर सीधा सीधा फेंक दिया तो निश्चित रूप से आप रोग को फैला रहे हैं, यानी निमंत्रण दे रहे हैं। तो यह सावधानी है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे ही आपका रोग आया तुरंत एक दवा इमिडाक्लोप्रिड के नाम से उपलब्ध है जो कि कॉन्फिडोर, हाइमीडा, टाटामीडा बहुत सारे नामों से बाजार में उपलब्ध है। इस दवा की 5 से 10 मिलीलीटर मात्रा, ये 5 से 10 मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके खेत में संक्रमण कितना है, यानी इन्फेस्टेशन के आधार पर आपको इसका उपयोग करना है। तो 5 मिलीलीटर मात्रा का प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर अगर स्प्रे कर दिया जाए तो आपकी फसल जो पीत शिरा रोग है, जो व्हाइट फ्लाई रोग फैलाती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कि किसान भाइयों मैंने बताया कि अगर आप खरपतवार नियंत्रण समय से करेंगे, सही दवा का इस्तेमाल करेंगे, रोग और कीट नियंत्रण समय से करेंगे और उचित मात्रा में बताई गई सलाह का अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से आप मूंग की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। धान के कटोरा छत्तीसगढ़, जहाँ भराए है प्राकृतिक देन। यहाँ के चिन्हारी कर्मा ददरिया अब्बड़ सुघ्घर है। यहाँ के राजभाखा मानो आप मन के अपन भाखा मा हमन अउ आपो मन देखबो छत्तीसगढ़ ला अउ तीरली काबर के छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़ी न्यूज देखो हर दिन बिहनिया 7:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे जिन किसान भाइयों ने फूल गोभी की नर्सरी डाली होगी उसकी पौध अब रोपाई के लिए तैयार हो गई होगी। तो इसके तैयार पौध का खेत में रोपण करते वक्त कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान रखना है जिससे अधिक उपज मिल सके, इस बारे में अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं प्रगतिशील कृषक सुखदेव उराव। आज इस प्लॉट पर हम फूल गोभी का पौधा लगा रहे हैं। ये फूल का जो वैरायटी हम लगा रहे हैं उसका नाम है निराला। फूलगोभी हाइब्रिड है। फूलगोभी का पौधा हम पॉली हाउस में ट्रे पर किए हुए थे, जो पौधा का उम्र आज 20 से 25 दिन हो चुका है, जिसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं मल्चिंग सिस्टम में। इस मल्चिंग में पहले कद्दू का खेती हम किए थे, जो कद्दू ख़त्म हो गया उसके बाद हम यहाँ फूल का खेती करने जा रहे हैं। इसमें हम खाद वगैरह अभी नहीं डाल रहे हैं। पहले ही मेरा कद्दू लगाते समय प्रचुर मात्रा में खाद डाला हुआ था, इसलिए अभी खाद तुरंत नहीं डाल रहे हैं। सिर्फ
फोरेट डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके एक चुटकी भर हर छदा पर जहाँ पर पौधा लगा रहे हैं। और ये मल्चिंग से मल्चिंग का दूरी है 4 फीट का, जिस पर 4 फीट पर ही ड्रिप लगा हुआ है। एक मल्चिंग पर एक ड्रिप लगा हुआ है जो 4 फीट पर है, और मल्चिंग होता है 4 फीट का, जो मल्चिंग करने के बाद 3.5 फीट का बेड बना होता है। आज बारिश है इसलिए हम गोभी डाल रहे हैं, तो हमको बारिश से भी फायदा हो रहा है कि सिंचाई कम करना पड़ेगा, और जो भी पौधा लगा रहे हैं एकदम बहुत अच्छा तरीके से जिंदा हो जाएंगे। फूल का पौधा हम लगा रहे हैं 12 इंच पर, पौधे से पौधे की दूरी 12 इंच है और लाइन से लाइन की दूरी 12 इंच है। इसमें हम खाद अभी नहीं चला रहे, इसलिए इसको लगाने के 1 सप्ताह बाद से 19-19 चलाएंगे, प्रारंभ करेंगे। मतलब शुरू में 19-19 चलाएंगे, उसके बाद 8 दिन के बाद यूरिया चलाएंगे। एक बार में 300 ग्राम करके 1 सप्ताह तक 3 दिन चलाएंगे। उसके बाद फिर 12-61-0 चलाएंगे, उसको भी उसी तरह से 200 ग्राम करके 3 दिन चलाएंगे। उसके बाद फिर पौधा का रंग देखने के अनुसार से ही उस पर हम खाद की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे। मल्चिंग लगाने से हमको बहुत सा फायदा हो रहा है। जैसे पहले कद्दू था, उसके बाद अभी उसी मल्चिंग पर हम फूल गोभी का खेती कर रहे हैं, तो डबल फसल, एक बार मल्चिंग करने के बाद डबल फसल ले रहे हैं इसमें। और इससे होता क्या है कि खरपतवार नहीं आते हैं, और जो अगर थोड़ा बहुत आ भी जाते हैं तो उसको हम लोग समय समय पर निकाई गुड़ाई करते रहते हैं। इससे हम लोग को काफ़ी फायदा होता है। सिंचाई कम करते हैं, जो हमेशा नमी बना हुआ रहता है। इसमें ड्रिप है, आज पानी का मौसम है तो आज सिंचाई करने की आवश्यकता भी नहीं है। इस तरह से हम फूल गोभी का खेती कर रहे हैं। मेरा नाम है सुखदेव उरांव, ग्राम रेंडो करम टोला, और पोस्ट है बोड़िया, पंचायत चुट्टू, प्रखंड कांके, जिला रांची, झारखंड। राज्य में कृषि सह व्यवसाय के रूप में मधुमक्खी पालन करके किसान अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन अभी बारिश का मौसम चल रहा है और इस समय मधुमक्खियों और मधुबक्सों को हानि पहुंचाने वाले कीटों से बचना जरूरी है, तभी इस व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। तो मधुमक्खी और मधुबक्सों को कौन कौन से कीट हानि पहुंचाते हैं एवं इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं जिला मुरैना के आत्मा परियोजना सहायक MPS चंद्रावत से। एक तो बारिश के समय मधुमक्खियों को जो है तेज पानी की बौछारों से और आंधी से बचाना चाहिए। इसके लिए किसान भाई ये करें कि जो मधुमक्खी का जो बक्सा है उसको थोड़ा सा तिरछा रख दें, ताकि जो है डायरेक्ट पानी की बौछारें उसमें न लगें, और ऐसे स्थान पर रखें जहाँ से हवा सीधी हवा जो है बक्सों को न लगे। किसी आड़ वाले स्थान में रखें जिससे कि आंधी से उसका बचाव हो सके, और छायादार स्थान रखें ताकि जो है सीधा पानी उस पर बक्सों में नहीं आए। जो रोग और कीड़ों का जो प्रकोप होता है मधुमक्खियों में, एक नेसीमिया रोग होता है, माइट का प्रकोप होता है, इसमें कुछ बीमारियां आती है जिससे कि मधुमक्खी से शहद उत्पादन प्रभावित होता है और मधुमक्खियाँ नष्ट भी इसमें हो जाती है। इसमें प्रमुख रूप से जो है माइट्स जो आती है, इसमें माइट्स क्या कर माइट्स से जो है इसके शरीर पर चिपक जाती है, मधुमक्खी शरीर पर माइट चिपक जाती है और उससे जो है उसका रक्त को चूसती हैं, जिससे वो कमज़ोर हो जाती है, उसका पेट छोटा हो जाता है और उसकी जो है पोलन इकट्ठा करने की क्षमता घट जाती है। तो उसके लिए जो है अगर उसको अपन कैसे पहचाने कि इसमें माइट आ गई है, तो इसके लिए मधुमक्खियों को पकड़ कर अगर अपन किसी कांच की बोतल में डाल दें और उसमें स्वच्छ पानी भर दें और थोड़ा सा हिलाएंगे तो उसमें चिपकी हुई माइट है वो नीचे बैठ जाएंगी और मधुमक्खी ऊपर तैरती नजर आएगी। तो इसका मतलब है कि माइट का प्रकोप उसके ऊपर हो चुका है। इसके लिए जो है 5 ml फार्मिक एसिड प्रति बॉक्स के हिसाब से 3-3 दिन में उपचारित करते रहें ताकि माइट का प्रकोप उसमें। उसके बाद एक जो है जंगली मक्खी होती है, ट्रेपी लॉप्स कहते हैं उसको, इससे भी जो है मधुमक्खी संक्रमित होती है। तो ये मधुमक्खी की छत्तों पर और उसके भोजन एकत्रित करने पर क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इस मक्खी का मुख्यतः प्रकोप जो है वर्कर्स जो कि पोलन इकट्ठा करते हैं, परागकण इकट्ठा करके शहद उत्पादन प्रक्रिया में लगे रहते हैं, उन पर इसका जो है मुख्य रूप से आक्रमण होता है और शहद उत्पादन प्रभावित। इसके नियंत्रण के लिए जो है थाइमाल, एक अजवाइन या तो थाइमाल नाम से एक एल्गालाइड आता है बाजार में, या तो वो किसान भाई ले लें। अगर वो उपलब्ध नहीं है
तो अजवाइन का सत बना लें। अजवाइन में थाइमाल पाया जाता है। अजवाइन का सत बनाकर और इसके बॉक्स को उपचारित कर दें, या अजवाइन के दाने बॉक्स में 5 ग्राम दाने बॉक्स में डाल दें, जिससे कि इस मक्खी का इस पर प्रकोप नहीं होगा। तीसरा एक आता है वैक्स मॉथ आता है, क्योंकि इसके जो मोम रहता है उस मोम पे आक्रमण करता है और मोम को खाता है। तो इसमें मुख्य रूप से इस मौत का लार्वा जो है मोम पर अटैक करता है और मोम को नुकसान पहुंचाता है, और जिससे कि मधुमक्खी में जो है शहद संग्रहण की क्षमता उसमें कम हो जाती है। तो इसके लिए जो है सर्दी के शुरुआत में जो है अपन इसका एसिटिक एसिड से इसका उपचार करते हैं बक्से का, और एसिटिक एसिड में ही इसके फ्रेम्स जो खाली फ्रेम है उनको एसिटिक एसिड में लगाकर उसका जो है स्टोरेज में रख देते, ताकि जो इस मौत का इस पर आक्रमण नहीं हो सके। ये इससे बचाव का तरीका है। उसके अलावा जो बरसात का समय है, इसमें चींटियों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जब आप बागीचे के अंदर अपने मौन गृहों को अगर स्थानांतरित कर देते हैं, वहाँ पे चींटी लगने की समस्या बहुत बढ़ जाती है। ऐसी चींटी लगने से बचाने के लिए आप जो मौन गृह है और उसके नीचे उन सभी मौन गृहों को स्टैंड पे रखें, और स्टैंड के नीचे भी कटोरी या स्टील का या मिट्टी का बर्तन रखना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर बरसात के समय में। और इसमें पानी की सफाई, जो भी आप कटोरी में पानी रखते हैं उसकी सफाई होनी चाहिए, और उसका समय समय पे उसको बदलते रहें, सफाई करते रहें। तो इससे आपका जो चींटी लगने की समस्या है उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये बारिश के मौसम में 20 मिलीलीटर आक्जेलिक एसिड से बॉक्स को ट्रीट कर दें, जिससे कि बरसात में होने वाले कीड़े और बीमारी का अटैक उस पर नहीं होगा और मधुमक्खियाँ सुरक्षित रहेंगी। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। देश के किसी भी कोने में होने वाले चुनाव, क्या यार, दिन भर वही घिसी पिटी चीजें। इसमें न्यूज थी, एंटरटेनमेंट कहाँ था? बासी हो गया बॉस, पका डाला। क्या हुआ, ऊब गए? तो हो जाइए रिफ्रेश। लीजिए जायका मनोरंजन के सभी रसों का, वो भी चटपटे और मजेदार अंदाज में। मिर्च मसाला। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के कुछ प्रगतिशील किसान एप्पल बेर के बाग से अच्छा लाभ कमा रहे हैं, और इसके बाग से होने वाले लाभ भी अन्य किसानों को इसके बाग लगाने की ओर आकर्षित कर रहे हैं। अतः जो किसान एप्पल बेर का बाग लगा रहे हैं या लगाने जा रहे हैं, वो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखकर बाग की स्थापना करें तथा बगीचे की देखरेख कैसे करना है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं ग्राम तितरी, जिला रतलाम के प्रगतिशील कृषक लक्ष्मी नारायण पाटीदार। देखो, एप्पल बेर जिन किसान भाइयों को लगाना है तो उनके लिए मैं नासिक में 4-5 नर्सरी है, वहाँ पर एप्पल बेर के पौधे मिल जाएंगे और करीबन 45 से 50 रुपये पर पौधा की कीमत कास्ट पड़ेगी उनको। वो लाए और अपने यहाँ तैयारी करके तो 2 बाई 2 के गड्ढे खोदे वो, और गड्ढे की दूरी दूसरे गड्ढे कम से कम 12 फीट रखे वो, और उसमें अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद, थोड़ा DAP, कुछ बायोस्टिन वगैरह डाले तो पौधे की पूरी सुरक्षा हो जाएगी। और ऐसे करके एक एक प्लांट उसमें लगा दे। कतार की दूरी हमने रखी है 15 फीट रखी है, और 15 फीट सफिशिएंट है, इससे कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए उसको। ज़्यादा रखेंगे तो वो प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा नुकसान जाएगा, तो अपन चाहते हैं कि दूरी अच्छी है और इसमें उत्पादन भी अच्छा आएगा। जिसके बाद जो पौधा बड़ा होता गया उसको हम वहाँ से ब्रेक करते गए, एकदम उसको बढ़ने नहीं दिया। 3 फीट के बाद ब्रेक कर दिया, फिर 6 फीट का हुआ तो दूसरी बार ब्रेक कर दिया उसको। और खरपतवार के लिए भी हमने ये नीचे से घास की दवाई आती है, उसको हम साफ कर रहे हैं। इसके नीचे से कोई उसका मदर प्लांट का सूट नहीं निकलना चाहिए। इसके ऊपर एक ग्राफ्टेड वाला पौधा है,
तो वही उसका सूट नीचे का नहीं निकलना चाहिए, ऊपर वाला ही निकलना चाहिए। ऐसा उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बार बार इसको हर साल कटिंग शटिंग करना पड़ेगा। तो इसको ज़्यादा दूरी अपन नहीं लेते हुए, देखो अभी बारिश में तो सिंचाई की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ऊपर का पानी पर्याप्त है और ऐसे भी बेर को साल भर पानी कम ही लगता है। तो हम पानी की व्यवस्था के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिप इरिगेशन में कम से कम पानी मिलता है और फसल इससे अच्छी होती है, उसका उत्पादन भी अच्छा मिलता है। और फर्टिलाइज़र देना हो तो हम ड्रिप से सीधे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी देना हो तो ड्रिप से दे सकते हैं। और स्प्रे के लिए अपन इसमें कभी कभी इल्ली लगती है और अभी बारिश में पाउडर और डाउन मिल्ड्यू दोनों लगते हैं, तो उसका भी हम उपचार टाइम टाइम पर कर ही रहे हैं। तो ऐसे करके अपनी फसल को सुरक्षित हम करते हैं। और एक साल या 12 महीने के या 13 महीने के आसपास तो उसको पहली क्रॉप मिल ही जाएगी। तो उससे उसका फ़ायदा किसान को ये होगा कि फास्ट मतलब उसको इनकम चालू हो जाएगी। तो ऐसे करके अपन किसान भाई को सलाह देते हैं कि ये लगाए। और आपके सामने ये हमारा दूसरा ईयर भी है, बगीचा का दूसरी क्रॉप हम लेने जा रहे हैं। तो आप इसमें भी थोड़ा आके देखिए तो आपको रूबरू मतलब प्रैक्टिकल मिल जाएगा। तो किसानों को कहीं आगे दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ से पूरा हम गाइड भी करते रहेंगे उनको। अब यदि बेर उद्यान में लगने वाले रोगों की बात करें तो इसमें चूर्णिल फफूंदी रोग का प्रकोप देखने में आता है। इस रोग का प्रकोप होने पर बेर के फूल, फल एवं पत्तियों पर सफेद चूर्ण दिखाई देने लगता है, जिससे पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित होती है और उत्पादन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते रहें। और यदि इसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने में आए तो सर्वप्रथम आप नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। और यदि प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक दवा इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो सभी प्रकार के रस चूसक कीटों का नियंत्रण हो जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तितरी, जिला रतलाम के कृषक कमल ठाकुर ने। यह प्याज की वैज्ञानिक रोपाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कमल ठाकुर जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि खरीफ प्याज के उत्पादन का समय भी आ गया है और उत्तम तकनीक से आप लोग नर्सरी भी तैयार कर चुके होंगे। इसके लिए सबसे उत्तम ये है कि भूमि का चुनाव, ढालदार भूमि का चुनाव होना चाहिए। दूसरी बात है कि 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से, इसके बाद जो है मैं आपको बताऊं अच्छा रोटावेटर चलाते हैं ताकि मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाए। इसमें मैं आपको बताऊं कि लगभग 2 से 3 टन गोबर की बढ़िया सड़ी हुई खाद अगर पड़े तो इसका उत्पादन अच्छा होगा। साथ में 40 किलो से लेके 50 किलो डीएपी के साथ सल्फर देना, मतलब सल्फर हमारे प्याज के लिए आवश्यक है। इसको 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से नितांत आवश्यक है, जिससे चरपराहट जो होती है प्याज में वो बढ़ती है, रख रखाव बढ़ता है और इसकी साइज भी बढ़ती है। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि बरसात के प्याज के प्रजाति के बारे में, जो हमारी एग्री फाउंड डार्क रेड प्रजाति है जो बरसात में लगाई जाती है। इसके बाद हम क्यारियां बना लेते हैं। क्यारियों की चौड़ाई करीब करीब जो है 2 मीटर 1.5 मीटर के करीब होनी चाहिए और लंबाई अपने हिसाब से होती है। जिसकी नर्सरी 40 से 45 दिन की हो उसकी नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग अब खेत में की जा सकती है। मैं किसान भाइयों आप लोगों से ये भी चाहूंगा कि इस सख्त क्रिया को करते हुए आप एक बार और डंपिंग ऑफ वाली बीमारी की दवा जो हमने कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बताया था, इसका एक बार इसमें रोपाई करते हैं। रोपाई करने पे ये जरूर ध्यान हो कि हमारे पौधों से पौधों की दूरियां जरूर मेंटेन की जाएं, क्योंकि
अक्सर देखा जाता है पास पास लोग रोपाई कर देते हैं, जिससे कंद का विकास हमारे नहीं हो पाता। तो 10 से 15 मतलब पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर कम से कम और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर कम से कम निर्धारित करके ही इसकी रोपाई करनी चाहिए, जिससे हमारे कंद का साइज बढ़ता है। किसान भाइयों, रोपाई के बाद किसान भाइयों प्याज की खेती के लिए, चूंकि हम बरसात में प्याज की खेती करते हैं, तो लगभग रोपाई के 40 दिन बाद और लगभग 75 से 80 दिन बाद एक जो है 2 निदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। कुछ खरपतवार होते हैं जिसको निदाई करके बाहर निकाल लेते हैं, जिससे हमारे उत्पादन पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, जैसा कि हमने ये बताया कि प्याज की खेती बारिश के महीने में होती है, इसमें मुख्य रूप से सिंचाई की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है, परंतु किसी भी कारण से अगर अधिक जल भराव या अधिक पानी बरस जाता है तो भी हमको जल का पर्याप्त निकास होना चाहिए। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि ढालदार खेत हो जिसमें हम प्याज की रोपाई करें तो किनारे से हमारा पानी निकल के बाहर चला जाए। दूसरा, अगर मान लीजिए 15 दिन 20 दिन का गैप भी होता है तब भी ये सहन कर लेती है, लेकिन जब हम सितंबर और अक्टूबर में जब बरसात हमारी नहीं होती है तो 2 पानी की जरूरत होती है। 15-15 दिन के अंतराल पे 2 पानी हम इसमें दे देते हैं, जिससे हमारा प्याज का उत्पादन बढ़ जाता है। करीब करीब मैं आपको बताऊं कि 30 से 35 दिन के बाद 25 किलो यूरिया 1 एकड़ में इसका टॉप ड्रेसिंग करते हैं। इसके बाद जब लगभग 60 से 75 दिन होता है तो एक स्प्रे NPK 18-18-18 का स्प्रे करते हैं, जिससे उसके पत्तियों से पोषक तत्व हमारे पौधों की गांठों तक पहुंचता है और इसके उत्पादन पे अधिक प्रभाव पड़ता है। मैं आप लोगों को इसके संदर्भ में ये भी बताना चाहता हूं कि खरीफ प्याज में अगर 1 एकड़ में आप अच्छी तरह से वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो करीब 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त होता है। तो उस समय इंतजार नहीं करना चाहिए, उसको खेत से तुरंत ही खोद के बेच देना चाहिए। अगर हमारे किसान भाई इस तरह की खेती करते हैं तो प्रति एकड़ करीब करीब 60 से 70 हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज के लिए सोयाबीन की फसल में किए जाने वाले कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ।